स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NS हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। चय 111 अनजान लोग। अनिल का सेक्रेटरी कहता है ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, मैं आपको 2 घंटे बाद मिलता हूँ। इतना कहकर सेक्रेटरी वहां से चला जाता है। निखिल अपने मन में सोच रहा था कहीं डैड कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, हमें क्यारा के बारे में कुछ पता नहीं है। जब उसने मुझे प्रपोज किया था तब वह एक मासूम सी लड़की नजर आ रही थी, क्या सच में उसने अखिल की ऐसी हालत की है? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, एक नाजुक से दिखने वाली लड़की अखिल को इतनी बुरी तरह से मार सकती है। माफ करना क्यारा, लेकिन तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी और इस गलती की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्यारा रुद्र इस समय पब्लिक पार्क में बैठी हुए थी। क्यारा ढलते सूरज की ओर लगातार देखे जा रही थी। क्यारा का गुस्सा इस वक्त वह ढलता हुआ सूरज ही शांत कर सकता था। उसे देखते समय जैसे मानो क्यारा कहीं खो चुकी थी। रुद्र का इस तरह से रिएक्ट करने का कारण उसके अतीत में छुपा हुआ था। जब रुद्रा 10 साल का था तब उसकी बड़ी बहन के साथ कुछ गुंडों ने बदतमीजी की थी, जिसकी तकलीफ उसकी बहन को कई सालों तक सहनी पड़ी थी। उसके बाद से उसकी बहन गैर मर्दों को देखकर डर जाती थी। वह कई दिनों तक अपने कमरे में सहमी हुई पड़ी थी। उसने बाहर आना जाना कम कर दिया था। 10 साल की उम्र में रुद्र ने अपनी बहन को तड़पते हुए देखा था, इसलिए उसी वक्त रुद्र ने अपने आप से यह वादा किया था कि वह बड़े होकर किसी के साथ ऐसा नहीं होने देगा। इसलिए रुद्र ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया ताकि वह अपने करीबियों की रक्षा कर सके। जब रिया ने रुद्र को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया और जब रुद्र ने अखिल के मुंह से वह सारी बातें सुनी तो उसके सामने बार बार अपनी बहन का चेहरा आने लगा था। इसलिए रुद्र अपने आप को रोक नहीं पाया और बिना किसी अंजाम के बारे सोचे बिना उसने अपना सारा गुस्सा अखिल पर निकाल दिया था। इस वक्त क्यारा बेंच पर बैठे हुए सूरज की ओर देखे हुए जा रही थी। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। क्यारा इस वक्त शांत दिखाई दे रही थी। वह यहाँ पर कुछ देर और रुकना चाहती थी, लेकिन इस समय उसे थकान महसूस होने लगी थी, इसलिए वह अपने अपार्टमेंट जाने के लिए बेंच से खड़ी होती है। तभी उसके सामने लगभग 8 से 10 आदमी, जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे, उनके हाथ में बंदूक थी। उनकी मसल्स देखने पर वह किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था जैसे मानो ये लोग किसी माफिया गैंग से ताल्लुक रखते हो। उनमें से एक आदमी कहता है, भाई हम इसे बंदूक से नहीं मार सकते हैं क्योंकि सर ने हमें इसकी एक हड्डी पसली तोड़ने के लिए कहा है। इसे इतना तड़पाना है कि यह हमारे सामने मौत की भीख मांगे। उस आदमी के शब्द सुनकर क्यारा समझ जाती हैं ये लोग उसे यहाँ मारने के लिए आए और यह काम किसी और का नहीं अनिल आहूजा का ही होगा, क्योंकि जब उसने अपने बेटे की ऐसी हालत देखी होगी तो वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया होगा, इसलिए उसने क्यारा को मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे। क्यारा के चेहरे पर स्माइल आ जाती। क्यारा अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करती है क्योंकि इस समय उसने अगर इनका मुकाबला नहीं किया तो उसे आज अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक आदमी क्यारा की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह आदमी क्यारा के करीब पहुंचने वाला होता है तभी ना जाने कहां से 2 लोग कैजुअल ड्रेस पहने हुए क्यारा के सामने आ जाते हैं और जो आदमी क्यारा पर हमला करने वाला था उस आदमी को एक ही झटके में मार गिराते हैं। वह आदमी इस समय क्यारा के पैरों में गिरा हुआ था और दर्द के कारण तड़प रहा था। क्यारा अपने सामने उन दोनों आदमियों को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये दोनों उसकी मदद क्यों कर रहे हैं और ये लोग हैं कौन, और अचानक उसकी मदद करने के लिए कहां से आ गए। दोनों आदमी दिखने में काफी गुड लुकिंग थे, उनके शरीर की बनावट भी बहुत अच्छी थी और उनकी हाइट लगभग 6 फुट थी। उस आदमी का पहला मूव देखकर ही क्यारा समझ गई थी कि ये दोनों मार्शल आर्ट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। क्यारा को यहाँ तक लग रहा था कि वह दोनों उससे भी लड़ने में कई गुना अच्छे हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, क्यारा मैम आप यहाँ से जा सकती हैं, हम इन लोगों को आसानी से संभाल लेंगे। क्यारा को समझ में नहीं आ रहा था वह दोनों है कौन और उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। वह उस आदमी से पूछती है, तुम लोग कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैम हम दोनों को आपकी सेफ्टी के लिए ही अपॉइंट किया गया है, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। मेरी सेफ्टी के लिए इसका मतलब क्या है? तुम लोग हो कौन और किसने तुम्हें मेरे लिए अपॉइंट किया है? मैम हम ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं, प्लीज अभी इस वक्त आप यहाँ से जाए। क्या तुम दोनों इन लोगों को संभाल सकते हो? इनके पास बंदूक है। हमारी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, लेकिन आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें संभालना हमारे बाएं हाथ का खेल है, इसलिए आप यहाँ से जाए। क्यारा बेंच पर बैठ जाती है और कहती है, तुम दोनों अपना काम करो, मैं यहाँ पर कुछ देर और बैठना चाहता हूँ। असलियत में क्यारा देखना चाहती थी कि वह दोनों क्या कर सकते हैं। वह लड़का कुछ कहना चाहता था लेकिन दूसरा लड़का उसे कुछ भी कहने से रोक देता है। दूसरा लड़का कहता है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकती हैं। इतना कहकर वह दोनों उन लोगों से लड़ने लगते हैं। देखते देखते कुछ ही मिनटों में वह दोनों उन सबको ढेर कर देते हैं और क्यारा के सामने आकर खड़े हो जाते। चय 112 ऋषि और तरुण। जब क्यारा गुंडों से गिरी हुई थी तब
क्यारा के सामने दो अनजान लड़के आ जाते हैं। क्यारा ने पहली बार उन दोनों को देखा था। वह दोनों लड़के क्यारा से कहते हैं कि वह दोनों क्यारा की मदद करने के लिए आए, लेकिन क्यारा ने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था। उसे नहीं पता था वह दोनों उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। क्यारा जानना चाहती थी वह दोनों आखिरकार है कौन। वह दोनों लड़के क्यारा को वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन क्यारा बेंच पर वही बैठ जाती है और उन लड़कों से कहती हैं, तुम अपना काम कर सकते हो, मैं देखना चाहती हूँ आखिर तुम कर क्या सकते हो। वह दोनों लड़के देखते ही देखते हैं क्यारा को मारने आए हुए उन सभी आदमियों को कुछ ही मिनट में ढेर कर देते हैं। वह सारे आदमी इस समय क्यारा के पैरों में दर्द के कारण तड़पड़ा रहे थे। वह लोग जैसे तैसे खड़े होते हैं और अपने आप को संभालते हुए वहां से भाग निकलते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यारा इस वक्त इतनी शांत थी जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। उन गुंडों के जाने के बाद वह दोनों लड़के क्यारा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। क्यारा उनके बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह दोनों कुछ नहीं कहते हैं। उन दोनों को कुछ भी ना कहता देख क्यारा बोलने का डिसीजन करती है। क्यारा कहती है, कौन हो तुम दोनों और तुम दोनों ने मेरी मदद क्यों की और तुमने अभी ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें मेरी सेफ्टी के लिए अपॉइंट किया गया है। उनमें से एक लड़का कहता है, मेरा नाम तरुण है और इसका नाम ऋषि है और हम दोनों को आपकी सेफ्टी के लिए अपॉइंट किया गया है। इससे ज्यादा इस वक्त हम आपको और कुछ नहीं बता सकते हैं, इसलिए आप अभी अपने अपार्टमेंट में जाए। क्यारा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। क्यारा कहती हैं, तुम्हें क्या मेरी सेफ्टी के लिए मिस्टर आदित्य कश्यप ने अपॉइंट किया है। वह दोनों लड़के एक दूसरे की ओर देखते हैं और कुछ नहीं कहते। वह बस अपना सर क्यारा के सामने झुकाकर खड़े रहते हैं। इसका मतलब मेरा शक सही है। तुम दोनों मुझे कब से फॉलो कर रहे हो। वह हम कहते कहते वो दोनों रुक जाते हैं और चुप हो जाते हैं। मैंने तुमसे सवाल किया है, मुझे उसका जवाब इसी वक्त चाहिए। मुझे पता है तुम दोनों मार्शल आर्ट्स में मुझसे कहीं ज्यादा माहिर हो, इसलिए मैं तुम्हें मुझसे लड़ने की धमकी नहीं दूंगी, लेकिन जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देते मैं यही बैठा रहूंगा। अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं यहाँ से अपने अपार्टमेंट पर चले जाऊँ तो तुम मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब दे दो, वरना मैं तुम चाहो तब तक इंतजार कर सकती है। अब सोचना तुम्हें कि तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे या नहीं। ऋषि और तरुण क्यारा की बात सुनने के बाद एक दूसरे के ओर देखने लगते हैं। वह इशारों ही इशारों में आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। तरुण ऋषि की ओर झुकता है, उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, अब हम क्या करें, हम इनको यह नहीं बता सकते कि हम उन्हें कब से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जवाब नहीं देंगे तो ये बैठी रहेंगी और इस समय इनका बाहर रहना उनकी सेफ्टी के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इन सब कुछ बता देना चाहिए? लेकिन फिर हम बॉस को क्या जवाब देंगे? तरुण और ऋषि इस वक्त समझ नहीं पा रहे थे उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ देर तक डिस्कशन करने के बाद वह दोनों फैसला लेते हैं कि वह क्यारा को सच बता देंगे। तुम दोनों ने क्या फैसला लिया, क्या तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दोगे या नहीं? हम आपको जवाब देने के लिए तैयार है। पूछे, क्या पूछना चाहती है आप? तुम दोनों मुझे कब से फॉलो कर रहे हो? वह दोनों कुछ देर के लिए चुप रहते हैं, लेकिन फिर ऋषि कहता है, आपने जब सुसाइड करने की कोशिश की थी और उसके बाद जब आपको कामा से होश आया था तब हमें आपके सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और उसी के बाद से हम आपको हर दिन फॉलो कर रहे हैं। क्यारा ये सुनकर बहुत हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था इतने समय से उसको हर दिन कोई फॉलो कर रहा था। लेकिन मैंने तुम लोगों को कभी भी मेरे आसपास नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? हम हमेशा आपसे इतनी दूरी बनाकर रखते थे कि आपको हमारे आसपास रहने का कोई भी एहसास ना हो। इसका मतलब तुम दोनों ने मुझे हर दिन फॉलो किया है? हाँ, हमने आपको हर दिन फॉलो किया है। उन दोनों के मुंह से हाँ सुनने के बाद क्यारा को वह सब याद आने लगता है जो उसने पिछले 6 महीनों में किया है। जैसे वह सबसे पहले अपने घर गई थी, उसकी सूर्यांश से मुलाकात और बैंक लॉकर जाना, उसे एक एक बात याद आने लगती है। क्यारा और रुद्र दो अलग इंसान थे, उन दोनों का रहने का तरीका अलग था। अगर इन दोनों ने उस पर नजर रखी है तो उसके बिहेवियर के बारे में भी इन लोगों को पता होगा। और क्यारा और रुद्र दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। कहीं आदित्य कश्यप को उस पर शक ना होने लगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आदित्य कश्यप की अजीबोगरीब सवालों के जवाब रुद्र के पास बिल्कुल नहीं है। क्यारा को गहरी सोच में डूबा देख ऋषि कहता है, क्यारा मैम, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा है। हमने कभी भी आपकी प्राइवेसी में कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। हमने आपसे हमेशा एक उचित दूरी बनाकर रखी। जैसे आप कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ होती थी तो हम आपके आसपास नहीं रहते थे। आप कॉलेज में रहती थी या ऑफिस में रहते थी तब भी हम आपके आसपास नहीं रहते थे, लेकिन जब भी आप अकेले रहती थी तभी हम आप पर नजर रखते थे। इसलिए आपको अपनी प्राइवेसी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने अभी कहा कि तुम दोनों हर वक्त मेरे साथ रहते थे, तो फिर तुम दोनों ने पहले मेरी कभी मदद क्यों नहीं की? मुझ पर इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। हम जानते हैं आप किस बारे में बात कर रही हैं। जब आपकी पहली बार अखिल से फाइट हुई थी हम उसी वक्त आपके सामने आने वाले थे, लेकिन जब हमने आपको लड़ता हुआ देखा तो हम पीछे हट गए। आप उस समय किसी प्रोफेशनल की तरह लड़ रही थी, तो हमें आपके सामने आने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। और तुम दोनों उस दिन कहाँ थे जब क्लब में कुछ लोग मुझे किडनैप करने आए थे?
हम उस वक्त भी वहीं पर थे, लेकिन जब हमने आपको एक लड़के को वहां बचाते हुए देखा तो हम आपको उस लड़की के साथ छोड़कर उस वक्त उन लोगों के पीछे चले गए थे जिन लोगों ने आपको किडनैप करने की कोशिश की थी। इसका मतलब तुम दोनों ने उन लोगों को पकड़ लिया था। हाँ, हमने उन्हें पकड़ लिया था और उनकी गाड़ी को एक शॉपिंग मॉल के सामने छोड़ दिया था ताकि आपको लगे वह कोई रैंडम किडनैपर थे। क्या तुम दोनों जानते हो वह लोग कौन थे, मुझे किडनैप करने ने क्यों आए थे? सॉरी मैम, लेकिन इस वक्त हम आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। आप हमसे कोई और सवाल कर सकते हैं। ठीक है, क्यारा कुछ देर तक सोचने के बाद फिर पूछती है, डैड ने तुम लोगों को मुझे फॉलो करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उन्हें डर था आप दोबारा सुसाइड करने की कोशिश करेंगी और वह ऐसा नहीं चाहते थे। सिर्फ इसलिए उन्होंने तुम दोनों को मेरे पीछे लगा दिया और मुझे लग रहा था उन्होंने मुझे अकेले रहने के लिए कहकर मुझे फ्रीडम दी है और असलियत में वह हर पर मुझ पर नजर रख रहे थे। जब 113 जैसा बाप वैसे बच्चे। क्या तुम दोनों जानते हो वह लोग कौन थे, मुझे किडनैप करने ने क्यों आए थे? सॉरी मैम, लेकिन इस वक्त हम आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। आप हमसे कोई और सवाल कर सकते हैं। ठीक है, क्यारा कुछ देर तक सोचने के बाद फिर पूछती है, डैड ने तुम लोगों को मुझे फॉलो करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उन्हें डर था आप दोबारा सुसाइड करने की कोशिश करेंगी और वह ऐसा नहीं चाहते थे। सिर्फ इसलिए उन्होंने तुम दोनों को मेरे पीछे लगा दिया और मुझे लग रहा था उन्होंने मुझे अकेले रहने के लिए कहकर मुझे फ्रीडम दी है और असलियत में वह हर पर मुझ पर नजर रख रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्यारा मैम, ऐसा कुछ नहीं है, हमने आपको बताया ना, हमने आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा है। हम आपके हर पल की खबर सर को नहीं देते थे, वह बस हमसे इतना पूछते थे कि क्या आप ठीक है या नहीं। क्यारा आपने आईब्रो ऊपर करते हुए कहती है, सिर्फ इतना? ऋषि हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन आपकी जब जब फाइट होती थी तब तब की सारी इंफॉर्मेशन हम सर को देते थे। इसका मतलब आज जो कॉलेज में हुआ उसकी जानकारी भी तुमने डैड को दी है? हाँ, क्यारा बिना किसी एक्सप्रेशन की कहती है, तुम जानते हो मेरा मन इस वक्त क्या कर रहा है? ऋषि और तरुण दोनों कुछ देर के लिए सोचते हैं, फिर दोनों एक साथ जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं। वेरी गुड, तो तुम्हें मैं बताती हूँ मेरा मन इस वक्त कर रहा है कि मैं तुम दोनों को यही जान से मार डालूं। ये कहते समय क्यारा के चेहरे पर किसी भी प्रकार के एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में देखने पर ऋषि और तरुण को डर महसूस होने लगा था। ऋषि और तरुण दोनों अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और क्यारा से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए अगर हमसे कोई गलती हुई है तो। हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, हमें जो ऑर्डर मिल रहा था हम बस उसे ही फॉलो कर रहे थे। हम दोनों आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे। तुम दोनों को इस वक्त देखकर विश्वास नहीं हो रहा, तुम दोनों वही दो लोगों को जो कुछ देर पहले लड़ रहे थे। इतना कहकर क्यारा वहां से खड़ी होती है और अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगती है। ऋषि और तरुण भी क्यारा के पीछे पीछे आ रहे थे। ये देखकर क्यारा पीछे मुड़ती हैं और कहती हैं, तुम दोनों मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जब तक आप सुरक्षित अपने अपार्टमेंट तक सुरक्षित नहीं पहुंच जाती तब तक हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे इरिटेट करना बंद करो और अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। वैसे भी मेरा इतना समय तक पीछा करने के बाद तुम दोनों को ये तो पता चल गया होगा कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर क्यारा अपने अपार्टमेंट की ओर चली जाती है। ऋषि और तरुण दोनों वहीं खड़े रहते हैं और क्यारा को जाते हुए देखते रहते हैं, पर दोनों इस वक्त बस एक दूसरे की शक्ल देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। ऋषि तरुण से कहता है, पता नहीं सर को क्यों लगता था यह एक डरपोक नासमझ लड़की, मैंने आज तक इसके जितनी बहादुर और समझदार लड़की कभी नहीं देखी। तरुण ऋषि के बाद बीच में काटते हुए कहता है, तुम एक चीज भूल चुके हो, तुम्हें इसके साथ में गुस्सेल भी ऐड कर देना चाहिए था। इस लड़की का गुस्सा तो आदित्य सर से भी कई गुना ज्यादा लग रहा है। तुमने देखा नहीं इसमें सुबह अखिल को कितने बुरे तरह से मारा है, इसने इस बारे में नहीं सोचा उसके बाद इसका क्या अंजाम होगा। तुम्हें क्या लगता है आदित्य कश्यप की बेटी किसी अंजाम से डरती होगी? ऑफ कोर्स, जब बाप ऐसा होगा तो बच्चों से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, इसे फॉलो करें या नहीं करें? ऑफ कोर्स इस वक्त हम इसे फॉलो नहीं कर सकते, वरना कल अखिल की तरह हम दोनों भी अस्पताल में मिलेंगे। वैसे भी तुमने सुना नहीं, वह अपना ध्यान खुद रख सकती है। बॉस को क्या जवाब देंगे? बॉस को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। अब चलो यहाँ से, मुझे भूख लगी है। तरुण ऋषि दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर में क्यारा अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। अपार्टमेंट का दरवाजा जोर से बंद करती है। इस समय साफ नजर आ रहा था कि वह इस समय काफी गुस्से में है। ऐसे लग रहा था जैसे मानो उसका मन किसी चीज को तोड़ने का कर रहा था। अपार्टमेंट में घुसते ही टेबल पर पड़े फ्लावर वास को जमीन पर पटकते हुए कहती हैं, आखिर यह आदित्य कश्यप है क्या चीज? इसने मुझे परेशान कर दिया। अगर इसे अपने बेटी पर नजर ही रखनी थी तो पहले क्यों नहीं रखा? कम से कम इसकी बेटी की वजह से मेरी जान तो नहीं जाती। और अब मुझ पर नजर रखकर मुझे इरिटेट कर रहा है। मुझे लग रहा था मैं कश्यप फैमिली के ड्रामे से दूर रहूंगा, लेकिन अब मुझे ना चाहते हुए भी उनकी फैमिली के मामले में इंटरफेयर करना होगा।
एक तो पहले ही लाइफ में प्रॉब्लम्स कम थी जो अब आदित्य कश्यप ने भी एंट्री मार ली। अगर इसे अपने बेटी की इतनी ही परवाह थी तो उसने पहले क्यों अपनी बेटी पर कभी नजर नहीं रखी। कम से कम उसे इस बात का तो पता चल जाता कि उसकी बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की है। लेकिन नहीं, तब उसने अपनी बेटी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और अब उसे इस बात का डर है कहीं उसकी बेटी दोबारा सुसाइड ना कर रहे हैं, इसलिए उसने मेरे पीछे 2 नैनों को लगा दिया। रुद्र को इस समय इतना गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसने पहले कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। वह आज तक हमेशा अपनी मर्जी से जीता आया था, लेकिन जब उसे आज पता चला उस पर पिछले 6 महीना से नजर रखी जा रही है तो उसे ऐसा लगा जैसे मानो वह किसी पिंजरे में कैद हो। रुद्र से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उस पर कोई नजर रख रहा है, इसलिए उसे इस समय आदित्य कश्यप पर गुस्सा आ रहा था और अखिल की वजह से उसका दिमाग पहले से ही खराब था और तरुण और ऋषि ने इस वक्त एंट्री मारकर उसे गुस्से में वह काम किया था जैसे मानो कोई आग में घी डाल रहा हो। अपना गुस्सा निकालने के लिए वह चीजें इधर उधर पटक रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक अनजान मेंशन में आदित्य कश्यप एंट्री लेता है। उसके पीछे राजीव और उसके कुछ बॉडीगार्ड चल रहे थे। मेंशन बहुत प्यारा था, दिखने में काफी आलीशान लग रहा था जैसे मानो मॉडर्न आर्ट का एक नायाब करिश्मा हो। उसकी एक एक चीज मॉडर्न आर्ट से बनी हुई थी, लेकिन उसे मेंशन की दीवारें डार्क कलर की थी जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। आदित्य कश्यप हॉल से गुजरते हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाता है और एक रूम का दरवाजा खोलता है। कमरा काफी आलीशान था। कमरे का इंटीरियर भी मॉडर्न आर्ट से डेकोरेटेड था। पर्दे खुले हुए थे और सूरज की रोशनी पर्दों से होकर अंदर बेड पर आ रही थी। कमरे में एक लार्ज साइज बेड था जिस पर लड़का व्हाइट कलर की ब्लैंकेट ओढ़े हुए तकिए के सहारे बैठा हुआ था। लड़का दिखने में काफी हैंडसम लग रहा था। उसके बाल थोड़े से बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर कोई भी बियर्ड नहीं थी। उसके चेहरे से मासूमियत झलक रही थी जो उसके लुक को और अच्छा बना रहे थे। लड़के ने हाफ स्लीव्स की ब्लू टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। लड़के के आजू बाजू कुछ लोग खड़े हुए थे जिनमें से कुछ शायद उसके बॉडीगार्ड थे। एक आदमी उसे लड़की के साथ बेड पर बैठा हुआ था। जैसे ही याद देते हैं कमरे के अंदर आता है, सभी लोग आदित्य को झुककर हेलो कहते हैं, लेकिन बेड पर बैठे उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे कमरे में खड़े सभी लोग आदित्य को देखकर उसे रिस्पेक्ट कहते हैं, लेकिन उसे लड़के के एक्सप्रेशन आदित्य को देखकर बिल्कुल चेंज नहीं होती। बस उसके चेहरे पर एक दिलचस्प स्माइल आ जाती है जैसे मानो वह आदित्य के आने का इंतजार कर रहा हो। 114 कार्तिक। आदित्य कश्यप हॉल से गुजरते हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाता है और एक रूम का दरवाजा खोलता है। कमरा काफी आलीशान था। कमरे का इंटीरियर भी मॉडर्न आर्ट से डेकोरेटेड था। पर्दे खुले हुए थे और सूरज की रोशनी पर्दों से होकर अंदर बेड पर आ रही थी। कमरे में एक लार्ज साइज बेड था जिस पर लड़का व्हाइट कलर की ब्लैंकेट ओढ़े हुए तकिए के सहारे बैठा हुआ था। लड़का दिखने में काफी हैंडसम लग रहा था। उसके बाल थोड़े से बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर कोई भी बियर्ड नहीं थी। उसके चेहरे से मासूमियत झलक रही थी जो उसके लुक को और अच्छा बना रहे थे। लड़के ने हाफ स्लीव्स की ब्लू टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। लड़के के आजू बाजू कुछ लोग खड़े हुए थे जिनमें से कुछ शायद उसके बॉडीगार्ड थे। एक आदमी उसे लड़की के साथ बेड पर बैठा हुआ था। जैसे ही याद देते हैं कमरे के अंदर आता है, सभी लोग आदित्य को झुककर हेलो कहते हैं, लेकिन बेड पर बैठे उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे कमरे में खड़े सभी लोग आदित्य को देखकर उसे रिस्पेक्ट कहते हैं, लेकिन उसे लड़के के एक्सप्रेशन आदित्य को देखकर बिल्कुल चेंज नहीं होती। बस उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है जैसे मानो वह आदित्य के आने का इंतजार कर रहा हो। आदित्य के कमरे में आने से खामोशी छा जाती है। इस समय कमरे में इतना सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक आसानी से सुनी जा सकती थी। राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, कैसे हो कार्तिक, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कार्तिक बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब देते हुए कहता है, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम कैसे हो। इतना कहकर कार्तिक एक तिरछी नजर से आदित्य की ओर देखता है, फिर अपनी नजरें राजीव की ओर करते हुए कहता है, राजीव तुम्हारे बॉस तुमसे कुछ ज्यादा काम तो नहीं करा रहे हैं। कार्तिक की बात सुनकर राजीव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हल्की मुस्कान के साथ राजीव कहता है, काम के बारे में तो तुम जानते ही हो कार्तिक, और वैसे भी तुम ये तो अच्छे से जानते हो बॉस के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। राजीव की इस बात पर आदित्य एक पल राजीव की ओर देखा है। राजीव आदित्य की नजरों को अपने ऊपर महसूस करता है और अपने शब्दों को बदलते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब था सर के साथ काम करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है, चाहे काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आदित्य के चेहरे पर इस वक्त किसी भी प्रकार की भाव नजर नहीं आ रहे थे। आदित्य कार्तिक की आंखों में देखते हुए कहता है, गोली लगने के बावजूद भी तुम्हारा दिमाग सही काम कर रहा है। कार्तिक अपनी आईब्रो ऊपर करता है और तिरछी स्माइल के साथ आदित्य की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे लगता है आपको दिखाई नहीं दे रहा, गोली मेरे राइट हैंड में लगी है ना कि मेरे सर में, तो डेफिनेटली गोली लगने से मेरा दिमाग कैसे खराब हो सकता है। ये बात सुनकर वहां पर खड़े सभी लोगों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन जब वह आदित्य की ओर देखते हैं जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, तो वह सब अपनी स्माइल को छुपा लेते हैं। आदित्य कार्तिक की फिक्र जताते हुए कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है।
मेरी झूठी फिक्र करने का नाटक बंद कीजिए। आपने मुझे बचपन से दर्द सहना सिखाया है तो उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। बच्चों की तरह शिकायतें करना बंद करो। अब मुझे शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है। एक तो आपने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है और अब मुझे आप शिकायत करने से भी मना कर रहे हैं। नाराज होते हुए कार्तिक कहता है, पहले तुम्हारी चोट ठीक हो जाए फिर तुम बाहर जा सकते हो। मेरे सिर्फ हाथ पर गोली लगी है, मैं चल फिर सकता हूँ और अकेला घूम भी सकता हूँ, लेकिन आपने इन लोगों को मेरी सेफ्टी के लिए यहाँ खड़ा कर रखा जबकि आपको पता है मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये सब मिलकर भी मुझे हरा नहीं सकते हैं। लेकिन तुम्हें अभी आराम करने की जरूरत है। वैसे भी तुम्हें जो करना था तुमने वह कर दिया। मुझे कोई आराम नहीं करना है। मुझे इस वक्त बाहर जाना है। मैं थोड़ा बहुत घूम लूंगा तो अपने आप सही हो जाऊंगा। तुम्हारा घाव भरने के बाद ही तुम बाहर जा सकते हो। और तुम्हें किसने कहा था उसकी फैक्ट्री जलाने को? वह इंसान वहां पर ड्रग्स बना रहा था। उसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने किया। वैसे भी आप कहते हैं ना, हम लोगों की जान ले सकते हैं लेकिन आम लोगों की जिंदगी के साथ खेल नहीं सकते हैं। मैं वही कर रहा था जो आपने मुझे सिखाया है। क्या आपको इसमें कोई गलती नजर आती है? लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर कार्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। अपनी आईब्रो को ऊपर करते हुए कार्तिक कहता है, अगर आपको मेरी जान की फिक्र होती है तो आप कभी भी मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनाते। मेरी जान पर उसी दिन से खतरा मंडराने लगा था जिस दिन मैं पहली बार इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना था। कार्तिक की बात सुनकर आदित्य चुप रहता है। उसके पास कार्तिक के बातों का जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। तभी राजीव कहता है, कार्तिक तुम्हारे मुंह से ऐसे निराशाजनक बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और भूलो मत इस ऑर्गेनाइजेशन के अगले लीडर तुम ही बनने वाले हो। आदित्य सर के बाद उनकी गद्दी के वारिस तुम ही हो। राजीव मुझे इस बारे में पता है। मुझे बार बार कहकर याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जब भी पता चलता है कि मुझे जिंदगी भर इस ऑर्गेनाइजेशन को संभालना पड़ेगा मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए मेरे सामने इस बात का जिक्र मत किया करो। तुम्हें राजीव पर भड़कने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो हमारे परिवार में तुम्हारे अलावा और कोई भी इस काबिल नहीं है और मेरे बेटे होने के नाते तुम ही को ये करना होगा, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी हो या नहीं। कार्तिक मजाक उड़ाते हुए आदित्य की बात को अनसुना कर देता है। वह ऐसे बर्ताव करता है जैसे मानो उसने आदित्य की कोई भी बात ना सुनी हो। कुछ देर कमरे का माहौल एकदम शांत रहता है। आदित्य पास में खड़े डॉक्टर से पूछता है, इसका घाव कब तक ठीक हो जाएगा? डॉक्टर जवाब देते हुए कहता है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैंने इनकी गोली निकाली दी थी। कार्तिक लगभग 10 दिनों में ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से जा सकते हैं। आदित्य कार्तिक के सामने एक एनवेल्प पटकता है। एनवेल्प को हाथ में लेते हुए कार्तिक कहता है, इसमें क्या है? आदित्य कड़क आवाज में कहता है, इसे खोलो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। इतना सुनकर कार्तिक उस एनवेल्प को खोलता है। एनवेल्प खोलकर देखने पर उसमें किसी की फोटो थी। फोटो को देखकर कार्तिक कहता है, आप मुझे किसकी फोटो दिखा रहे हैं? ये कौन है? इसे ठीक से देखो, तुम अपने आप समझ जाओगे। आदित्य के कहने पर कार्तिक फोटो को गौर से देखने लगता है। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर हैरान कर देने वाले एक्सप्रेशन दिखाई देने लगते हैं। कार्तिक के अजीब एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। कार्तिक कहता है, क्या ये फोटो उसकी है? लेकिन बिल्कुल अलग दिख रहा है, जैसे मानो कि उसके जवानी की फोटो। लेकिन आप मुझे उसकी जवानी की फोटो क्यों दिखा रहे हैं? तुमने सही पहचाना, लेकिन ये फोटो उसकी नहीं है। इस लड़के का नाम आरव सिंह है। आरव सिंह, लेकिन ये लगभग उसी की तरह दिखता है जैसे मानो उसका बेटा हो। कहीं यह उसका बेटा तो नहीं है? 115 आरव का पिता। आदित्य के कहने पर कार्तिक फोटो को गौर से देखने लगता है। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर हैरान कर देने वाले एक्सप्रेशन दिखाई देने लगते हैं। कार्तिक कहता है, क्या ये फोटो उसकी है? लेकिन बिल्कुल अलग दिख रहा है, जैसे मानो कि उसके जवानी की फोटो। लेकिन आप मुझे उसकी जवानी की फोटो क्यों दिखा रहे हैं? तुमने सही पहचाना, लेकिन ये फोटो उसकी नहीं है। इस लड़के का नाम आरव सिंह है। आरव सिंह, लेकिन ये लगभग उसी की तरह दिखता है जैसे मानो उसका बेटा हो। कहीं यह उसका बेटा तो नहीं है? हाँ, यह उसी का बेटा है। आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है। ये सुनकर कार्तिक के साथ उस कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इस समय सिर्फ राजीव और आदित्य के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे। बाकी सभी के चेहरे पर हैरान कर देने वाले एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। सभी के चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि सबके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। कार्तिक से रहा नहीं जाता। वह तुरंत पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका एक बेटा है। कार्तिक अविश्वास जलाते हुए कहता है, और इस बारे में हमें कोई जानकारी क्यों नहीं है? जहां तक हम उसके बारे में जानते हैं उसका तो कोई परिवार ही नहीं है। फिर अचानक से उसका बेटा कहां से टपक गया? और अगर आपको इस बारे में पहले से पता था तो आपने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात आप मुझसे छुपा कैसे सकते हैं? आदित्य कुछ कहता उससे पहले राजीव कहता है, कार्तिक गलत समझ रहे हो, सर को इस बारे में कुछ नहीं पता था।
आदित्य कहता है कार्तिक मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तुम इसके लिए ऐसे कह सकते हो जैसे मानो इस वक्त किस्मत हमारे साथ है, क्योंकि आरव खुद हमारे पास चल कर आया है। जब मैंने इसकी फोटो पहली बार देखी थी, जब मैं भी तुम्हारी तरह इतना ही हैरान था, क्योंकि इतनी सिमिलरिटी किसी भी अजनबी में नहीं मिल सकती है। जब आरव की फोटो मेरे सामने आई थी तब मैंने इसके बारे में पता लगाया, तब मुझे पता चला यह उसी का बेटा है। कार्तिक को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए कार्तिक कहता है लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं यह उसी का बेटा है? क्या पता आपको कोई गलतफहमी हुई हो। नहीं, यह उसी का बेटा है, क्योंकि मैंने इसकी माँ को देखा है। इसकी माँ का नाम है कविता है। कविता विक्रम सिंह राठौड़ की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। कविता को ने विक्रम को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे उसकी दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने आप को उसकी दुनिया से बिल्कुल जुदा कर लिया था। इसका मतलब आप कहना चाहते हो उसका अपनी गर्लफ्रेंड कविता के साथ में एक बेटा था और इस बारे में आज तक किसी को नहीं पता है। मुस्कुराते हुए कार्तिक आगे कहता है और इस बारे में मिस्टर विक्रम सिंह राठौड़ को पता है कि उसका एक बेटा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे इस बारे में कुछ पता है, वरना अपने बेटे को अकेले रहने के लिए नहीं छोड़ देता। आदित्य कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। कविता उसे नफरत करने लगी थी क्योंकि उसके कारण उसके परिवार की जान गई थी, इसलिए मुझे नहीं लगता उसने कभी भी विक्रम को उसके बेटे के बारे में बताया होगा और शायद अब को भी अपने आप के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आदित्य की बात सुनकर कार्तिक बिना इंतजार करें आदित्य की ओर एक और सवाल पूछते हुए कहता है जब उसे उसके बेटे के बारे में नहीं पता है तो आपको उसके बेटे के बारे में कैसे पता चला और आपको उसका बेटा मिला कहाँ? मैंने कहा ना, इस वक्त किस्मत हमारे साथ है, मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। आरव खुद ब खुद हमारे पास चलकर आया था, उसे एक एक्टर बनना है। कहते हुए आदित्य के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। ये सुनकर कार्तिक के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। कार्तिक कहता है और उसने एक्टर बनने के लिए हमारी कंपनी को चुना, विश्वास नहीं होता किस्मत हमारा इस तरह से साथ देगी। विक्रम सिंह राठौड़ जो कई सालों से छुप कर बैठा है और अपने काले कारनामों को अंजाम दिए जा रहा है, वह अब खुद ब खुद हमारे सामने अपने बेटे के लिए आएगा। तुमने सही कहा, अब उसे अपने बेटे के लिए हमारे सामने आना ही होगा, बिना किसी भाव के आदित्य कहता है। कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता है मुझे लगता है हमें उसके बेटे को किडनैप कर लेना चाहिए और साथ में उसके एक गर्लफ्रेंड को भी किडनैप कर लेना चाहिए। जैसे उसके कानों तक उनकी खबर पहुंचेगी वह अपने आप हमारे सामने आ जाएगा। आदित्य कार्तिक की बात को नकारते हुए कहता है हम अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? सवाल पूछते हुए कार्तिक कहता है। आदित्य कहता है क्योंकि कविता और उसके बेटे का माफिया वर्ल्ड से कोई वास्ता नहीं है। कविता विक्रम से दूर रहकर अपने बेटे के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही है और अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो उनकी खुशहाल जिंदगी खराब हो जाएगी और हम अपने फायदे के लिए दो मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती है। कार्तिक आदित्य की बात से सहमत नहीं होता है। वह कहता है तो हम इतना अच्छा मौका ऐसे ही जाने देंगे? आप जानते हैं ना, उस कमीने को बाहर निकालने के लिए वह दोनों हमारे कितने काम आ सकते हैं। हम सही समय का इंतजार करेंगे जब तक हम उसके बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखेंगे। क्या मतलब है आपका? आप करना क्या चाहते हैं? आप दुश्मन के लोगों की हिफाजत करोगे? कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे भी वह हमारी कंपनी के साथ जुड़ चुका है, अब वह हमारी पकड़ से दूर कहीं नहीं जा सकता है। आरव जो हमसे चाहता है हम उसे देंगे और बदले में हम उसे अपने प्रॉफिट के लिए यूज करेंगे। चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान के साथ आदित्य कहता है। एक मुस्कान के साथ कार्तिक कहता है ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। कार्तिक की पूरी बात खत्म नहीं होती है, उससे पहले राजीव कहता है आदित्य सर, एक बहुत जरूरी न्यूज़ है जो आपको देनी है। कार्तिक राजीव की ओर देखते हुए कहता है क्या हुआ राजीव? तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो। मैंने अभी अभी देखा तुमने अपने फोन में ऐसा कुछ देखा है जिसके कारण तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन बदल चुका है, क्या कुछ गड़बड़ हुई है? आदित्य राजीव की ओर देखते हुए कहता है क्या हुआ राजीव, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? राजीव आदित्य का सवाल सुनकर एक लंबी सांस लेता है, कुछ पल के लिए शांत रहता है और फिर कहता है मैं आपको इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। मुझे लगता है आपको खुद को ही एक बार यह वीडियो देख लेना चाहिए, उसके बाद आपको मेरी परेशानी की वजह अपने आप समझ आ जाएंगी। इतना कहकर राजीव अपने फोन में एक वीडियो प्ले कर आदित्य की ओर बढ़ा देता है। आदित्य कुछ देर तक उस वीडियो को बिना पलके झपकाए देखता रहता है। इस समय कार्तिक के चेहरे पर अलग से एक्सप्रेशन उभरने लगते हैं। कार्तिक ये जानने के लिए एक्साइटेड था आखिर आदित्य ने फोन में ऐसा क्या देख रहा है जिसे राजीव सबके सामने बोल नहीं सकता है। लगभग 5 मिनट तक कमरे में सन्नाटा छाया रहता है, बस इस समय उस वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा था। उस वीडियो से अजीब आवाजें आ रही थी जैसे मानो किसी को मारा जा रहा हो। कार्तिक से रहा नहीं जाता है और वह आदित्य से कहता है डैड आप ऐसा क्या देख रहे हैं? राजीव ने आपको फोन में ऐसा क्या दिखाया है जिसे वह हमारे सामने बोल नहीं सकता है? पूरा वीडियो देखने के बाद आदित्य के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। कार्तिक की ओर देखते हुए आदित्य कहता है क्या तुम जानना चाहते हो मैं क्या देख रहा था?
हाँ डैड, मैं जानना चाहता हूँ आप क्या देख रहे थे। मेरी एक्साइटमेंट और मत बढ़ाओ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द बता दो क्या देख रहे थे, और आपके चेहरे पर यह मुस्कान मुझे कुछ ठीक नजर नहीं आ रही है, बताइए क्या बात है। कार्तिक के बात सुनकर आदित्य कुछ कहता नहीं है, बल्कि उस फोन को कार्तिक के सामने पटकते हुए आदित्य कहता है तुम खुद देख लो। टू बी कंटिन्यूड। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कॉमेंट शेयर।